और आज सबसे पहले बात नमस्ते ट्रंप की, जिसको लेकर के भव्य तैयारियां तो हैं ही और कई लेयर्स में सुरक्षा इंतजाम भी हैं। आज से ठीक 3 दिनों के बाद दो सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश के प्रतिनिधि दुनिया को एक साथ अपनी ताकत का एहसास कराएंगे। 13,568 किलोमीटर की यात्रा कर सबसे शक्तिशाली देश के राष्ट्रपति भारत पहुंचेंगे, जिनके स्वागत की तैयारियां बेहद खास हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति की सुरक्षा को लेकर खास इंतजाम किए गए हैं। सुरक्षा ऐसी है कि परिंदा भी पर नहीं मार सकता। ये काफिला अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का है, जो भारत आने को तैयार है। अपने 2 दिनों के दौरे में विमान से उतरने के बाद राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का काफिला इसी तरह भारत की सड़कों पर निकलेगा। इस काफिले की सुरक्षा ऐसी होती है कि परिंदा भी पर नहीं मार सकता। अमेरिका के राष्ट्रपति की सुरक्षा के लिए काफिले में सब कुछ मौजूद होता है। दुश्मन को पस्त करने की हर तकनीक होती है, जिसमें सबसे खास है ये गाड़ी, जिसमें राष्ट्रपति सवार होते हैं, यानी वो कार जो काफिले के बीचों बीच चल रही है, जिसमें राष्ट्रपति ट्रंप बैठते हैं। इस कार को द बीस्ट कहा जाता है। काले रंग की दमदार द बीस्ट कार को अमेरिकी राष्ट्रपति की शाही सवारी भी कहते हैं। दुनिया में जहां भी अमेरिकी राष्ट्रपति का दौरा होता है, ये गाड़ी उनके कदम रखने से पहले ही पहुंच जाती है। कहने को तो ये एक कार है, लेकिन इसकी खूबियां जानने के बाद आप भी ये कहेंगे कि ये कार नहीं, चमत्कार है। तो देखिए, ये कार जो द बीस्ट है, इसको लेकर के क्या खासियत है इसकी, ये भी जानना बेहद खास हो जाता है। और ऐसे में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की खास कार द बीस्ट उन तमाम अत्याधुनिक सुविधाओं और हथियारों से लैस है, जिसकी जरूरत किसी भी तरह की आपात स्थिति के दौरान पड़ सकती है। साथ ही इसमें राष्ट्रपति की सुविधाओं का भी पूरा ख्याल रखा जाता है। राष्ट्रपति ट्रंप के लिए विशेष तौर पर तैयार ये कार 2 दिन पहले अमेरिकी वायुसेना के विशेष विमान से अहमदाबाद पहुंच चुकी है। इस खास कार का निर्माण कार बनाने की मशहूर कंपनी कैडिलैक ने किया है। इस कार को अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा की कार कैडिलैक 1 से बदला गया था। ये लिमोजीन तमाम सुविधाओं और तकनीकों से लैस पूरी तरह से बख्तरबंद गाड़ी है। ये गाड़ी दिखने में जितनी खूबसूरत है, इसके फीचर्स भी उतने ही आधुनिक हैं, जिसे अमेरिका के राष्ट्रपति की शान और शौकत और उसकी सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है। द बीस्ट में 7 लोग बैठ सकते हैं। कार की बॉडी स्टील की है, जिसमें एल्यूमिनियम, टाइटेनियम और सिरेमिक का भी इस्तेमाल किया गया है। इस गाड़ी की खिड़कियां और शीशे बुलेट प्रूफ है। गाड़ी इस ढंग से बनाई गई है कि इस पर किसी तरह के रासायनिक हमले का कोई असर नहीं पड़ता। इसमें सबसे खास है इसका दरवाजा, जो 8 इंच की मोटी स्टील से बना है, जिस पर बड़े से बड़े धमाके का भी असर नहीं हो सकता। इसमें आगे की तरफ आंसू गैस के गोले छोड़ने की तकनीक लगी है और नाइट विजन कैमरा भी मौजूद है, जबकि बीच में मशीन गन चैम्बर है। इसके साथ ही गाड़ी में ऑक्सीजन सिलेंडर भी मौजूद होता है। यही नहीं, गाड़ी में राष्ट्रपति के ब्लड ग्रुप का खून भी रहता है। इसके अलावा इसका फ्यूल टैंक आर्मर प्लेट से लैस है, जिससे गाड़ी के फटने की कोई गुंजाइश नहीं है और टायर इस तरह से बने हैं कि पंचर नहीं हो सकते। ये कार किसी भी केमिकल अटैक और यहाँ तक कि परमाणु हमले को झेल सकती है, यानी सुरक्षा के लिहाज से एकदम सटीक। इतना ही नहीं, इस द बीस्ट में ऐसी भी कुछ खास सुविधाएं हैं जिनका कंट्रोल खुद राष्ट्रपति के पास होता है। इस कार में ड्राइवर का केबिन अलग होता है और राष्ट्रपति कार में ही 6 से 7 लोगों के साथ सीक्रेट मीटिंग कर सकते हैं। इस कार में हर सीट को कांच के चेंबर से अलग किया जा सकता है, जिसका बटन सिर्फ राष्ट्रपति के पास होता है। जिस सीट पर राष्ट्रपति बैठते हैं, उसके बगल में सैटेलाइट फोन है, जिससे वो सीधे पेंटागन और उपराष्ट्रपति से बात कर सकते हैं। इसके अलावा पैनिक बटन और ऑक्सीजन सप्लाई बटन भी राष्ट्रपति के पास ही होता है। द बीस्ट के इन्हीं फीचर्स की वजह से इसे सबसे करामाती गाड़ी कहा गया है। हैरानी की बात यह है कि इस करामाती गाड़ी को चलाने वाला शख्स भी कोई आम आदमी नहीं होता। इस गाड़ी का ड्राइवर सीक्रेट सर्विस का जाबाज कमांडो नियुक्त किया जाता है, जिसमें किसी भी हालत में कार को चलाने की क्षमता होती है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ये बीस्ट जिस काफिले में चलती है, वो भी इतना शक्तिशाली होता है कि 2 किलोमीटर के दायरे में कोई परिंदा भी पर नहीं मार सकता। जब भी अमेरिकी राष्ट्रपति विदेश दौरा करते हैं, तो उनकी ये कार 24 से 45 वाहनों के काफिलों के बीचों बीच चलती है।
जिनमें द बीस्ट खास 14 गाड़ियों के एक खास सुरक्षा घेरे में चलती है। बीस्ट के ठीक आगे बैकअप वाली कार चलती है जो हूबहू बीस्ट की तरह होती है और ठीक पीछे अमेरिकी सीक्रेट सर्विस टीम की सिक्योरिटी कार चलती है। तो वहीं द बीस्ट के दाएं ओर काफिले की अगुवाई करने वाली पुलिस की गाड़ियां चलती हैं। वहीं बाईं ओर पहले लेन में इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस, कंट्रोल और सपोर्ट स्टाफ, फिर दूसरी लेन में रैपिड रिस्पांस टीम, कार, आईडी कार और खतरनाक हथियारों से लैस एक टीम चलती है। वहीं आखिरी और बाहरी लेन में प्रेस, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, एम्बुलेंस और पुलिस का सुरक्षा घेरा रहता है। अब इंतजार 24 फरवरी का है जब राष्ट्रपति ट्रंप की खास गाड़ी द बीस्ट अपने काफिले के बीच भारत की सड़कों से गुजरेगी। ऐसे में आपके जहन में ये सवाल जरूर कौंध रहा होगा कि आखिर अमेरिकी राष्ट्रपति की सुरक्षा इतनी मल्टी लेयर क्यों होती है। तो दरअसल 4 अमेरिकी राष्ट्रपति के पद पर रहते हुए हत्या हो चुकी है, जिनके नाम है लिंकन, गारफील्ड, मैकिनले और कैनेडी। लिहाजा अमेरिकी राष्ट्रपति दुनिया के किसी भी हिस्से में जाएं, उनके साथ उनकी सुरक्षा में यूएस सीक्रेट सर्विस के एजेंट हमेशा तैनात होते हैं। ट्रंप की सुरक्षा में सबसे आगे अमेरिका के सीक्रेट सर्विस के एजेंट्स की तैनाती होती है। भारत दौरे के दौरान अमेरिका के सीक्रेट सर्विस के एजेंट्स के बाद एनएसजी कमांडो, दिल्ली पुलिस के स्क्वाड कमांडो, दिल्ली पुलिस और साथ ही साथ पैरा मिलिट्री फोर्स के कमांडो की भी तैनाती होगी। भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ और आईबी की भी पैनी नजर इस पर बनी रहेगी। जिस जिस रास्ते से ट्रंप गुजरेंगे वहां रास्तों में बिल्डिंगों पर भारत और अमेरिका के स्नाइपर्स तैनात किए जाएंगे। साथ ही पूरे रूट को सीसीटीवी कैमरे से भी रूट किया जाएगा और ऐसे में ये खास तैयारी, ये खास इंतजाम, बस 3 दिनों का इंतजार, जब मुल्क के 2 लोकतांत्रिक, सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश के मुखिया एक साथ होंगे और इस साथ से क्या बात बनेगी इस पर भी सबकी निगाहें तनी होंगी। अब बात करेंगे उस जहरीली जुबान की जो एक आंकड़े पर चल रही है, एक एजेंडे पर चल रही है। एक एजेंडे के तहत संविधान के नाम पर संविधान को चुनौती दी जा रही है। क्या है जहरीली जुबान का सच, आप भी सुनिए और इसे समझिए। 15 करोड़ है मगर 100 के ऊपर भारी है, याद रख लेना ये बात। मुसलमान भाइयों को वहां भेज दिया गया होता, हिंदू को यहाँ, तो आज ये नौबत ही नहीं आता। 15 मिनट के लिए पुलिस को हटा लो, बता देंगे किसमें हिम्मत है, कौन ताकतवर है। ऐसे लोगों को जेल में डालना है जो लोग देश विरोधी गतिविधियों में शामिल हैं। आखिर ओवैसी की पार्टी ये कौन सा एजेंडा चला रही है? पहले छोटे ओवैसी ने 15 मिनट वाला चैलेंज दिया था, हिम्मत है, कौन ताकतवर है। अब उन्हीं की पार्टी के वारिस पठान देश की 100 करोड़ आबादी को ललकार रहे हैं। जरा देखिए उनकी दंगाई सोच। ईंट का जवाब पत्थर से देना सीख लिया है अब हमने, मगर इकट्ठा होकर चलना पड़ेगा। आजादी लेनी पड़ेगी और जो चीज मांगने से नहीं मिलती उसको छीन के लेना पड़ेगा, ये भी याद रखना। अब वक्त आ गया है, हमको बोला माँ बहनों को आगे भेज दिया, कुछ ब्लैंकेट में भेज के, अरे भाई अभी तो सिर्फ शेरनियां बाहर निकली है और तुम्हारे पसीने छूट गए। और समझ लो अगर हम लोग साथ में आ गए तो क्या होएगा। 15 करोड़ है मगर 100 के ऊपर भारी है, याद रख लेना ये बात। ये सब लोग जो सीएए पे हमारे मुसलमान भाइयों को बरगला रहे हैं, संविधान के पीछे छुपने की कोशिश कर रहे हैं, तिरंगा फहरा रहे हैं, वास्तविक रूप में इनके हाथ में संविधान है, दिल में वारिस पठान है। बहुत बड़ी हमारे पूर्वजों से भूल हुई, जिसका खामियाजा हम यहाँ भुगत रहे हैं। अगर उस समय मुसलमान भाइयों को वहां भेज दिया गया होता तो आज ये नौबत ही नहीं आती। और इसी बीच असदुद्दीन ओवैसी की सभा में देश विरोधी नारे भी लग गए। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। इनकी पार्टी को बैन करना चाहिए और इन सब के ऊपर देशद्रोह का मुकदमा चलना चाहिए। हालांकि अब ओवैसी सफाई देने में जुट गए हैं कि नापाक नारे लगाने वाली लड़की से उनकी पार्टी का कोई लेना देना नहीं है। लेकिन बड़ा सवाल ये है
कि आखिर ओवैसी की पार्टी की सोच के पीछे कौन सी साजिश छुपी है। क्यों बार बार ओवैसी की पार्टी के लोग शर्मनाक मानसिकता दिखाते हैं। हिंदुस्तान, हम 25 करोड़ है ना, तुम 100 करोड़ है ना, ठीक है। तुम तो हमारे से इतने ज्यादा है, 15 मिनट के लिए पुलिस को हटा लो, बता देंगे किसमें हिम्मत है, कौन ताकत है। तू मेरे कागज देखना चाहता है? अरे 800 वर्ष तक मैंने मुल्क पे हुक्मरानी और जाबाजी की है। वैसे तो संसद के भीतर असदुद्दीन ओवैसी संविधान की बड़ी बड़ी बातें समझाते हैं, लेकिन आखिर ये ज्ञान वो अपनी पार्टी के बदजुबानों को क्यों नहीं देते हैं। और ऐसे में ये समझने की जरूरत है कि AIMIM की रैली में जो बदजुबानी की गई, क्या वो सिर्फ बदजुबानी थी या फिर इसके पीछे की कोई और भी कहानी है। जी हां, ये सवाल इसलिए क्योंकि विरोध के नाम पर जिस नागरिकता कानून को संविधान विरोधी करार दिया जा रहा है, उसी मंच से संविधान की धज्जियां क्यों उड़ाई जा रही हैं। दरअसल संविधान के नाम पर लोगों में भ्रम फैलाया जा रहा है। नागरिकता कानून की आड़ में लोगों के बीच दीवार खड़ी की जा रही है और जहरीले बयानों से आग को हवा दी जा रही है, क्योंकि नागरिकता कानून नागरिकता लेने वाला नहीं बल्कि देने वाला कानून है। और ऐसे में इस नागरिकता कानून को लेकर के भ्रम की स्थिति फैलाने के साथ साथ अब भाषाई मर्यादा भी ताक पर रखी जा रही है, जो इस लोकतंत्र के लिए कहीं न कहीं विस्फोटक और नुकसानदायक है। और अब बात महागठबंधन की करेंगे। जी हां, बिहार की सियासत, बिहार में इसी साल चुनाव होने वाले हैं, लेकिन महागठबंधन में टेंशन है। फिलहाल महागठबंधन को रास्ता नजर नहीं आ रहा। चुनावी मुकाबले से पहले महागठबंधन में दरार नजर आ रही है। जीतन राम मांझी, उपेंद्र कुशवाहा और मुकेश सहनी अलग राह पर चल रहे हैं और मुलाकातों का दौर भी जारी है। अब ऐसे में सवाल यह है कि क्या बिहार में तीसरे मोर्चे का गुल खिलाया जा रहा है या फिर प्रेशर पॉलिटिक्स सिर्फ की जा रही है। अलग राह पर जीतन राम मांझी, चुनावी मुकाबले में नया मोर्चा, मुलाकातों से महागठबंधन में दरार। जीतन राम मांझी, उपेंद्र कुशवाहा और मुकेश सहनी ताबड़तोड़ बैठक कर रहे हैं। मुलाकात शरद यादव से भी हो रही है और प्रशांत किशोर से भी, लेकिन इन बैठकों से महागठबंधन के दोनों बड़े दल आरजेडी और कांग्रेस अब तक अलग रहे हैं। चर्चा है कि नेतृत्व को लेकर घमासान मचा है। आरजेडी ने खुलकर मांझी पर हमला बोला तो कांग्रेस ने गठबंधन धर्म निभाने की नसीहत दी। प्रशांत किशोर ने न्योता दिया है या प्रशांत किशोर ने इनको कहा है कि नहीं साहब, आप जो है अलग हो जाइए राष्ट्रीय जनता दल से। झूठा और महागठबंधन को मजबूती प्रदान करने के लिए तमाम महागठबंधन के नेताओं का एक धर्म बनता है कि पहले महागठबंधन के कोर कमेटी के मीटिंग में जो निर्णय हो उसके बाद अलग के लोगों से बात करें। क्या हालत है कि शिवानंद ने मांझी की कवायद पर सवाल उठाए तो मांझी की पार्टी ने खुलकर हमला बोला और लालू के जेल जाने के लिए नीतीश के साथ शिवानंद को भी जिम्मेदार करार दिया। शिवानंद तिवारी जी एक ऐसे फूके हुए कारतूस हैं जिनकी वजह से महागठबंधन के नेता लालू प्रसाद यादव जी आज जेल। तिवारी जी को पहले लालू प्रसाद यादव जी से और महागठबंधन के नेताओं से माफी मांगनी चाहिए कि उनकी वजह से हमारे शीर्ष नेतृत्व जेल में बंद है और वो क्या चाहते हैं कि महागठबंधन टूट जाए। चुनाव के लिए एनडीए पूरी तरह एकजुट है तो महागठबंधन में दरार साफ दिख रहा है। चुनाव में ज्यादा वक्त भी नहीं है, ऐसे में महागठबंधन की मुश्किलें बढ़ सकती है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से रवि एस नारायण की रिपोर्ट। तो कहने के लिए महागठबंधन, लेकिन इसकी दरारें साफ नजर आ रही हैं। हालांकि ये देखना होगा कि क्या इस दरार के साथ किसी और मैसेज को भी देने की कोशिश की जा रही है। ये जरा खबर भी समझने की जरूरत है। दरअसल बिहार में दो कैंप के बीच अभी तक मुकाबला रहा है। लालू और नीतीश दो ध्रुवों के बीच में सियासत घूमती रही है, लेकिन वक्त के साथ साथ सियासी सिनेरियो बदल रहा है। महागठबंधन के कुछ घटक दल तीसरे मोर्चे की तैयारी भी कर रहे हैं। हालांकि उन्होंने तमाम विकल्प अपने खोले रखे हैं। आरजेडी सबसे बड़ी पार्टी है, लिहाजा उसने तेजस्वी का चेहरा बतौर सीएम प्रोजेक्ट कर दिया है। लेकिन महागठबंधन की बात करें तो महागठबंधन में शामिल दल मुख्यमंत्री चेहरे को लेकर अभी तक एकमत नहीं है। हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा और राष्ट्रीय लोक समता पार्टी के नेता कई मौकों पर बतौर मुख्यमंत्री उम्मीदवार तेजस्वी को नकार चुके हैं।
कांग्रेस के कई बड़े नेता भी तेजस्वी को मुख्यमंत्री के चेहरे के रूप में नामंजूर कर चुके हैं। इधर चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर भले ही अपनी अलग पार्टी नहीं बनाने की सार्वजनिक तौर पर घोषणा कर चुके हों, लेकिन वे पर्दे के पीछे से बिहार में होने वाले इस चुनाव को पंपिंग जरूर करेंगे और ऐसे में यह देखना होगा कि इस पंपिंग का असर कब तक और कितना होता है। लेकिन परेशानी इस अलग अलग राह ने जरूर पैदा कर दी है बिहार की सियासत में। और अब बात चिराग पासवान की। जी हां, लोक जनशक्ति पार्टी के अध्यक्ष चिराग पासवान ने महाशिवरात्रि के दिन बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट यात्रा की शुरुआत की। इस मौके पर वो एक सजी धजी बस पर सवार हुए और यात्रा शुरू हो गई। शुरुआत वैशाली और मुजफ्फरपुर से हुई। चिराग की यात्रा हर जिले में जाएगी। 14 अप्रैल को गांधी मैदान में इस यात्रा का समापन हो जाएगा। चिराग पासवान इस यात्रा के जरिए एक विजन डॉक्यूमेंट ड्राफ्ट करने वाले हैं, जिसमें प्रदेश के कमेटी के लोग शामिल होंगे। साथ ही कुछ युवाओं का ग्रुप बनाकर ये फीडबैक लेंगे कि बिहार के लोगों की बुनियादी जरूरतें आखिर क्या हैं और विकास का कौन सा मॉडल बिहार को बुलंदियों पर ले जाएगा। बिहार को कैसे आगे ले जाएंगे? देखिए, उसी का हम लोग रोड मैप तैयार कर रहे हैं और ये यात्रा हमारी बिहार के हर एक जिले से होती हुई ये यात्रा गुजरेगी। इसमें हम लोग हर जिले से हम लोग सुझाव लेंगे कि उनकी अपनी अपनी जिले में क्या क्या समस्याएं हैं और ना सिर्फ जिले पे बल्कि हर वर्ग में हम लोग जाएंगे। मैं छात्रों के बीच जाऊंगा, मैं किसानों के बीच जाऊंगा, मैं मध्यवर्गीय लोगों के बीच जाऊंगा, बुद्धिजीवी वर्ग के बीच जाऊंगा और उनसे हम लोग सुझाव मांगेंगे। और जो हमारी ड्राफ्टिंग कमेटी है बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट विजन डॉक्यूमेंट 2020 को जो तैयार कर रही है, उसमें तमाम इन सुझावों को इनकॉर्पोरेट किया जाएगा और 2020 में पुनः जब एनडीए की सरकार बनेगी, हमारे आज के मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी जब पुनः हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री बनेंगे, तो उसके बाद प्राथमिकता के आधार पर तमाम इन सुझावों पर काम कर बिहार को नंबर 1 का राज्य बनाने के लक्ष्य में हम लोग काम करें। तो बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट के मकसद के साथ चिराग पासवान की भी ये फर्स्ट यात्रा है और देखना होगा कि कितना असर इस यात्रा के साथ चिराग पासवान छोड़ जाते हैं। ऐसे में इस खबर को समझने की भी जरूरत है। आपको बताते चलें कि इसी साल बिहार में विधानसभा चुनाव होने हैं। एलजेपी का अध्यक्ष बनने के बाद चिराग पासवान की ये पहली चुनावी यात्रा है और इस यात्रा के जरिए चिराग अपनी और पार्टी दोनों की जमीन को मजबूत करना चाहते हैं। तेजस्वी की बेरोजगारी यात्रा को चिराग विकासशील सियासत से जवाब दे रहे हैं और सबसे बड़ी बात सियासत की ये जरूर नजर आती है कि अगली पीढ़ी खुद को आगे कर रही है और सबकी जुबान पर बिहार का विकास है और ये एक अच्छा संकेत भी है। और ऐसे में सियासत का अगर ये रूप विकास के साथ, विकास के नाम पर और विकास के एजेंडे के साथ शुरू हो रहा है तो ये बेहद खास है और देखना होगा कि आगामी विधानसभा चुनाव तक पहुंचते पहुंचते क्या ये विकास अपने रास्ते से भटकती है या फिर यहीं पर कायम रहती है। रुक करेंगे दूसरी खबर का। 24 फरवरी झारखंड बीजेपी ने विधायक दल की बैठक बुलाई है। पार्टी के प्रदेश मुख्यालय में पर्यवेक्षक मुरलीधर राव की मौजूदगी में 12 बजे से यह बैठक होगी। बाबूलाल मरांडी के बीजेपी में शामिल होने के बाद ये पहली बैठक है जिसमें वो मौजूद होंगे। ये बैठक बेहद अहम है, कई मायनों पर इस पर दृष्टिकोण लोगों के हैं और 28 फरवरी से झारखंड विधानसभा का बजट सत्र शुरू हो रहा है। ऐसे में सत्ता गंवा चुकी बीजेपी नई नवेली हेमंत सरकार को घेरने की ठोस रणनीति बना रही है और इस बैठक में विधायक दल का नेता चुने जाने की भी संभावना है। जानकारों की माने तो बीजेपी अभी तक बाबूलाल के शामिल होने का इंतजार कर रही थी। अब बजट सत्र शुरू होने से पहले बीजेपी बाबूलाल मरांडी को विधायक दल का नेता चुन सकती है और उन्हें नेता प्रतिपक्ष चुनकर हेमंत सरकार के खिलाफ एक बड़े चेहरे के तौर पर बाबूलाल को आगे कर सकती है। हालांकि बीजेपी में नेता प्रतिपक्ष की रेस में 3 और नेताओं के भी नाम शामिल होने की बात कही जा रही है। तो ये देखना होगा कि क्या नेता विधायक दल और साथ ही नेता प्रतिपक्ष इन दोनों पर बाबूलाल मरांडी ही काबिज होते हैं या फिर और जो 3 नाम इस रेस में आगे चल रहे हैं उनकी मौजूदगी यहां पर दर्ज होती है। लेकिन बीजेपी ने मैसेज देने की कोशिश के लिए तारीख तय कर दी है। रुक करेंगे जरा बाबूलाल को लेकर बीजेपी के सियासी गणित और बीजेपी ने बाबूलाल को क्यों घर वापसी कराई है, इसे भी समझने की जरूरत है। दरअसल बीजेपी का गैर आदिवासी दांव पिछले साल चुनाव में काम नहीं आया और बीजेपी सत्ता से बाहर हो गई। बीजेपी झारखंड की सत्ता गंवाने के बाद ऐसा आदिवासी चेहरा तलाश रही थी जिसकी झारखंड में अच्छी खासी पकड़ हो। सालों तक बाबूलाल बीजेपी के साथ भी रहे हैं और इस साल बिहार और अगले साल पश्चिम बंगाल में चुनाव होने वाले हैं। बिहार और पश्चिम बंगाल से लगे झारखंड में आदिवासी मतदाताओं को लुभाने के लिए मरांडी को बीजेपी बतौर चेहरा उतारने की तैयारी में है।
हालांकि ये चेहरा उतरने के बाद कितना सियासी फायदा बीजेपी को मिलता है, इस पर खुद बीजेपी के अंदर ही कई ऐसे लोग हैं, कई ऐसे चेहरे हैं, कई ऐसे नेता हैं जिनकी नजर बनी हुई है और इसके लिए औपचारिक ऐलान होने तक का इंतजार जरूर करना चाहिए। पूर्व सांसद शत्रुघ्न सिन्हा का बीजेपी के प्रति प्रेम एक बार फिर से जगजाहिर होता दिख रहा है। दरअसल अरसे बाद बीजेपी के प्रति शत्रुघ्न सिन्हा ने कोई सकारात्मक ट्वीट किया है। अपने ट्वीट में शॉटगन ने बाबूलाल मरांडी की घर वापसी का जिक्र करते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की तारीफ की। शत्रुघ्न सिन्हा ने लिखा, मास्टर रणनीतिकार को वो मानते हैं क्योंकि ये अमित शाह का मास्टर स्ट्रोक है और ऐसे में एक बार फिर से शत्रुघ्न सिन्हा का जो प्रेम है, जो झुकाव है, वो बीजेपी के लिए नजर आ रहा है। मास्टर रणनीतिकार की ओर से मास्टर स्ट्रोक माननीय गृह मंत्री जी और उनकी टीम ने एक बहुत ही प्यारे दोस्त, जबरदस्त छवि वाले नेता और झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री के सपने को साकार किया है। ऐसे में शत्रुघ्न सिन्हा का ये बदला हुआ रुख क्या इशारा कर रहा है? क्या ये माना जाए कि ये शत्रुघ्न सिन्हा एक बार फिर से ये दिखाने की, जताने की कोशिश कर रहे हैं कि बीजेपी के साथ उनका लगाव अब भी बाकी है?